नमस्कार। रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में आज कोई बहस मुबाहिस नहीं है। रण क्षेत्र में आज एक ऐसी शख्सियत को याद करने का दिन है जो साफ तौर पर महाराष्ट्र की राजनीतिक फलक का वो चमकता हुआ सितारा थे जिन्होंने 4 दशकों तक महाराष्ट्र की राजनीति को चमका कर रखा। लेकिन आज वही सितारा कहीं खो गया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं अजीत पवार साहब की, जिन्हें अजीत दादा भी प्यार से कहा जाता है। अजीत दादा आज जब सुबह मुंबई से 8:10 पर बारामती के लिए रवाना हुए तो उन्हें ये नहीं पता था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। बारामती में जिला परिषद चुनाव जब होने वाले हैं, बारामती में इसी लिहाज से उन्हें जनसभा को संबोधित करना था और 7:45 के लगभग अचानक ये खबर आती है कि जिस विमान से अजीत पवार बारामती पहुंच रहे थे वो बारामती पहुंचने से पहले ही, बारामती एयर स्ट्रिप पर पहुंचने से पहले ही हादसे का शिकार हो गया और इस दुखद हादसे में अजीत पवार समेत 5 लोगों के निधन की खबर आई। आग की तरह फैलती है ये खबर। पहले तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि अजीत दादा अब हमारे बीच नहीं रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त, क्योंकि सुबह का वक्त था और यहां पर जो आसपास के लोग थे, कुछ ऐसे लोग जो अपने मवेशियों को चराने के लिए बाहर निकले हुए थे, कुछ ऐसे लोग थे जो उस रास्ते से खेती के लिए जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक जोरदार धमाका होता है और कुछ ही क्षण के बाद ये समझ में आ जाता है कि ये एक प्लेन हादसा है। लेकिन तब तक लोगों को ये नहीं पता था कि ये वही प्लेन है, वही VSR-45 है जिस पर सवार होकर मुंबई से अजीत पवार साहब बारामती के लिए निकले। जब घटना स्थल पर लोग पहुंचते हैं तो इसके बाद क्षत विक्षत पड़ी हुई वहां बॉडीज नजर आती हैं और क्योंकि अजीत दादा को घड़ियों का बहुत शौक था, उनकी घड़ी से वो समय जो आज उनका साथ नहीं देता हुआ नजर आया, उस घड़ी से अजीत पवार साहब की पहचान होती है। एक ड्रोन शॉट आपके सामने इस वक्त हम रख रहे हैं, जरा पहले वो ड्रोन शॉट दिखाइए। वो ड्रोन शॉट जो आपके सामने रखकर हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब ये हादसा हुआ था उसके बाद क्या परिस्थिति थी। आप देखिए कि दरअसल ये कहा जा रहा है कि ये विमान जिसमें अजीत पवार साहब के साथ पायलट, को पायलट, उनके सुरक्षाकर्मी और एक और क्रू मेंबर, यानी टोटल जो 5 लोग सवार थे, ये कहा जा रहा है कि जो विजिबिलिटी थी वो बहुत खराब थी। मौसम का इस पे साफ असर बताया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि पायलट ने एक बार कोशिश की रनवे पर उतरने की, लेकिन शायद चांस नहीं मिल पाया। दोबारा लेकिन जब कोशिश की गई तो फिर ये विमान हादसे का शिकार हुआ और हादसे के बाद की जो तस्वीरें थी वो आपके सामने है। लोगों का जन समूह यहां पर एकत्रित हो गया। फुल स्क्रीन अगर दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए। ये देखिए, लोगों का जन सैलाब यहां पर उमड़ पड़ा क्योंकि उन्होंने उसे खो दिया जिसे वो दादा कहा करते थे, जिसका विश्वास और विश्वसनीयता ही उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। बारामती जो अजीत पवार साहब का गढ़ कहा जाता रहा, वहां पर ही आज उन्होंने अंतिम विदाई भी ली। लेकिन यह विदाई इस कदर होगी, उसका एहसास उनको नहीं था क्योंकि आज तो वो सुबह निकले थे जिला परिषद चुनाव के लिए, जो प्रचार हो रहा है उस प्रचार का हिस्सा बनने के लिए। और देखिए अब ये हम आपको अलग अलग एंगल से इस हादसे की बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जब ये हादसा हुआ तो क्या परिस्थिति थी। प्लेन पूरी तरह से आग का गोला बन गया था। 15 से 20 मिनट के अंदर वहां पर जो लोगों का हुजूम था वो एकत्रित हो गया था। रेस्क्यू टीम वहां पहुंची हुई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि हादसा इतना ज्यादा भयानक था कि इसमें किसी को भी नहीं बचाया जा सका। इस प्लेन में सवार हर एक व्यक्ति, अजीत दादा समेत हर एक शख्स की मृत्यु हो गई। 8 अलग अलग एंगल से ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। आप अगर 5वें नंबर की तस्वीर को आप देख सकते हैं कि एक जोरदार धमाका होता है। ये सीसीटीवी कैमरे की वो फुटेज थी जिसे देखने के बाद ये अंदाजा लगाया गया कि देखिए कितना ये भयंकर धमाका था कि धुएं का गुबार दूर दूर तक उड़ता हुआ नजर आया। बड़ा शांत आसमान था, लेकिन अचानक से लोगों ने देखा कि एक विमान जो कि अनियंत्रित हो रहा है और अनियंत्रित होकर अचानक से वो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ता है और फिर जो धुएं का गुबार था, जो नजारा था, वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर गया है। और इन सब के बीच अब क्योंकि उड्डयन मंत्री
राममोहन नायडू जी ने भी ये बता दिया है कि इस पूरे हादसे की जांच होगी और जांच शुरू हो चुकी है। एआईबी की तरफ से, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन जो ब्यूरो है उसकी तरफ से जांच शुरू हुई है। 2 टीमें, एक तो वीएसआर जो दिल्ली की कंपनी है, चार्टर्ड प्लेन्स की कंपनी है, उनके हेड ऑफिस पहुंचती है और दूसरी टीम पहुंची बारामती के उस हिस्से में जहां पर यह हादसा हुआ। फॉरेंसिक जांच के लिए टीम पहुंच चुकी है। मैं पैनल से कहूंगी थोड़ा विजुअल धीरे धीरे चलाएं ताकि जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो एक एक करके विजुअल्स को समझ सके। अब हम आपको ये जो अगली तस्वीर दिखा रही हैं उस समय की तस्वीर है जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, साथ ही साथ राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी पहुंचे हुए थे अजित पवार जी की पत्नी सुनेत्रा पवार जी से और उनकी जो बहन है सुप्रिया सुले, उनसे मिलने के लिए, क्योंकि किसी को भी ये विश्वास नहीं हो रहा था कि एक ऐसा हादसा जो उन्हें उनके साथी से दूर कर देगा। देवेंद्र फडणवीस का वो बयान आपको याद होगा जब आज उन्होंने पहली प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि एक दमदार और दिलदार साथी चला गया, यानी कि एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी छाप हर किसी पर थी। राजनीतिक प्रतिद्वंदता, राजनीतिक विरोध हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद कहीं पर भी नहीं था। और यही वजह रही कि जैसे ही अजीत पवार की इस दुखद निधन की खबर मिलती है, चारों तरफ चेहरों पर सिर्फ शून्य नजर आने लगता है। जो विरोधी थे वो भी बहुत शोकाकुल नजर आए, जो अपने थे वो बहुत ज्यादा शोकाकुल नजर आए। और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से वो जिस भाव से बैठे हुए हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ शून्य सा हो गया। और इसीलिए उन्होंने कहा कि दमदार और दिलदार छवि ऐसा एक साथी हमने आज को दिया है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर ये हादसा क्या टाला जा सकता था? क्या वाकई ये जो हादसा हुआ है इससे बचा जा सकता था? क्योंकि वीएसआर कंपनी को लेकर अब बहुत सारी डिटेल्स आने लगी। हालांकि वीएसआर कंपनी की तरफ से एक सफाई जरूर दी गई कि प्लेन पूरी तरह से सुरक्षित था, प्लेन में किसी भी तरीके की कोई तकनीकी खामी नहीं थी। लेकिन सवाल उठते हैं, सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि 200 एक्सीडेंट्स अब तक हो चुके हैं, दर्ज किए गए हैं। अगर केवल 2023 से अगर देखा जाए, एक रिपोर्ट ये कह रही है, तो ऐसे में ये हादसा वाकई एक ह्यूमन एरर था या तकनीकी खामी थी, इसे लेकर जांच जारी है। जांच के बाद बहुत कुछ पता चलेगा। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ और सवाल भी हैं जो खड़े हो गए हैं कि आखिर अजीत पवार साहब जो एनसीपी के मुखिया, हालांकि एनसीपी को खड़ा करने वाले शरद पवार, लेकिन आज की तारीख में अगर एनसीपी को जाना जाए स्पष्ट रूप से तो वो अजीत पवार जी के नाम से जाना जाता था। तो अब एनसीपी का क्या होगा? और साथ ही साथ जब अजीत पवार की हम बात करते हैं तो उनकी कुछ ख्वाहिशें थी, खास तौर से क्योंकि 4 दशकों का उनका राजनीतिक करियर, 8 बार वो विधायक रहे, 1 बार सांसद रहे, 6 बार के उप मुख्यमंत्री रहे और कई बार जो उनकी अधूरी ख्वाहिश थी, कई बार गाहे बगाए उन्होंने मजाक में ही सही लेकिन हंसते हुए ये कहा कि मुख्यमंत्री बनना सपना है। और अभी कुछ दिन पहले ही उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जब महाराष्ट्र गौरव कार्यक्रम हो रहा था और उन्होंने हंसते हुए कहा था कि बारी अब मुख्यमंत्री बनने की है, लेकिन वो सपना अब अधूरा ही रह गया। और साथ ही साथ याद होगा आपको दिवाली का वो पल जब अजीत पवार साहब और शरद पवार, ये इन दोनों का मिलन होता है, एक फैमिली गेट टुगेदर था, रीयूनियन था एनसीपी टूटने के बाद का ये। और ये कहा जा रहा था कि पवार साहब खुद ये चाहते थे, अजीत पवार साहब ये खुद चाहते थे कि अब एक हो जाना चाहिए एनसीपी को। जो टूट है वो दिल का जो तार टूट गए थे उन्हें जोड़ने का समय आ गया है। और ऐसे में ये भी एक उनका सपना था। तो सवाल यही है कि ये दोनों सपने तो अधूरे रह गए। ये सपना, एक सपना मुख्यमंत्री बनने का सपना तो अब पूरा नहीं हो सकता, लेकिन जो एनसीपी बिखर गई थी उसे एक साथ आने का जो उन्होंने सपना देखा था, जो ख्वाब देखा था, जो उनकी ख्वाहिश थी, क्या वो अब पूरी हो पाएगी? और एनसीपी किसके हाथों में जाएगी? ये अब महत्वपूर्ण सवाल उठ के खड़ा हो गया है। हालांकि इसके बीच मैं आपको बता देती हूं कि कल 11 बजे ये खबर आ रही है कि कल 11 बजे अजीत पवार साहब का अंतिम संस्कार होगा और इस दौरान महाराष्ट्र में 3 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा भी कर दी गई है। तमाम लोगों की अपनी प्रतिक्रिया आ रही है और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से इसे अपूर्णीय क्षति बता रहे हैं, आइए उनकी प्रतिक्रिया सुनते हैं। 3 साथियों, 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 3 साथि
आज क्या दिन हमारे लिए एक बड़ा दुख लेकर भी आया है। आज सुबह ही महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। अजित दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। मैं अजित पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है, इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ हैं। साथियों, दुख और संवेदना के इन पलों के बीच मैं यहां मौजूद आप सभी कैडेट्स का, विभिन्न मित्र देशों से आए कैडेट्स और ऑफिसर्स का अभिनंदन भी करूंगा। तो अपूर्णीय क्षति से कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से सरकार में भी एनसीपी की, महाराष्ट्र सरकार में भी एनसीपी की मौजूदगी रही, वो मौजूदगी और अजीत पवार साहब की मौजूदगी अपने आप में सरकार को भी सशक्त बनाती हुई नजर आती थी। लेकिन अब क्या स्थिति रहेगी, इस पर भी चिंतन और मंथन शुरू हो चुका है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि ये दुख की घड़ी है, इसलिए खास तौर से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से जो कहा गया कि दिलदार और दमदार साथी खो दिया, उन्होंने क्या कुछ कहा और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे साहब इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, उनका रिएक्शन भी देख लेते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजित दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे, ऐसी परिस्थिति थी, ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बहुत ही आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ। ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजित दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी
दुखद है, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है। और अजीत दादा एक स्पष्ट वक्ता के रूप में जाने जाते थे। एक ऐसा हादसा जिसने बहुत कुछ बदल कर रख दिया है, एक ऐसा हादसा जो अपने आप में बहुत सारे सवाल छोड़कर गया है। हमारे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी विजय रणदिवे जुड़ रहे हैं जो सीधे बारामती से जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ देश के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं और एविएशन एक्सपर्ट हैं, ग्रुप कैप्टन वीएन झा सर जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी सर भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और रणदिवे लगातार बारामती से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले मैं विजय आपके पास ही आना चाह रही हूँ क्योंकि आज का दिन बहुत ज्यादा मतलब अभी कुछ देर पहले ही बाबूलाल राठौर जो हमारे साथी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि एक वो सुबह थी अचानक जब आंख खुली और ये पता चला कि अजीत पवार साहब ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है, और एक आज की सुबह थी जब आंख खुली और अचानक पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये अपने आप में बहुत बड़ी क्षति है। विजय, आप इस वक्त क्योंकि खुद उस स्पॉट पर हैं जहां पर यह हादसा हुआ है, अब तक वहां पर जांच एजेंसियां भी पहुंच चुकी है, फॉरेंसिक टीम भी पहुंच चुकी है, क्या कुछ अभी आगे बढ़ा है? क्या कुछ पता चल पाया कि आखिर हादसे की वजह क्या थी? और आगे के कार्यक्रम जो कल 11 बजे खासतौर पर क्रिमेशन होने वाला है अजीत पवार साहब का, उसे लेकर आपके पास जो जानकारी हो कंप्लीट अपडेट दीजिए प्लीज। जो आज सुबह जो घटना हो गई पूरी तरह से वो बहुत ही दुर्भाग्य घटना हो गई थी। तो सुबह जो अजीत पवार दादा और उनके जो सहयोगी पूरी तरह से जेडपी इलेक्शन के लिए बारामती में आ रहे थे। इनके प्रचार सभाएं 10 प्रचार सभाएं पूरे बारामती में होने वाली थी। तो उस समय में जब ये सुबह ही ये जो दुर्घटना हो गई तो पूरी तरह से यहाँ पे जो बारामतीकर हो या जो पूरे पुणेकर हो, पूरी तरह से यहाँ पे सबको एक दुखद जैसी घटना मिल गई है। और अब हम अभी जहाँ पे उनका जो पार्थिव है वो जो रखा गया है विद्या प्रतिष्ठान, वहाँ पे आए हैं। विद्या प्रतिष्ठान सेंटर जो है उसके पास ही उनका अभी पार्थिव रखा गया है। और जो भी बारामतीकर है, जो भी महाराष्ट्र के लोग हैं, उनको अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पे रखकर उनकी अंतिम जो दर्शन है रखने के लिए यहाँ पे रख दिया है। और उसका कल अभी ये रात को 10 बजे तक इसका अंतिम दर्शन लेने के लिए यहाँ पे रखा दिया जाएगा। कल 9 बजे अंतिम यात्रा जो है वहां से विद्या प्रतिष्ठान से उनकी शुरू हो जाएगी और 11 बजे उनको अंतिम दर्शन होकर उनका अंतिम संस्कार यहाँ पे किया जाएगा। अभी तक कौन कौन वहां पहुंच गया है विजय रणदिवे? अभी तक तो यहाँ पे बहुत सारे मुख्यमंत्री आके गए हैं और जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री वो भी आकर चुके हैं। और जो पूरी तरह से जो भी नेतागण है या विरोधी पक्ष हो या उनके पक्ष में हो, पूरी तरह से यहाँ पे नेतागण आज यहाँ पे आए हुए हैं। और पूरी तरह से यहाँ पे पूरी जो शोक सभा से आयोजित की गई है और पूरी तरह से शोक सभा में पूरी तरह से सबके आंखों में आंसू ही दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से क्योंकि एक ऐसे व्यक्तित्व को उन्होंने खोया है जो विश्वास और विश्वसनीयता का दूसरा नाम थे, भरोसे का दूसरा नाम कहा जाता है अजीत पवार साहब को लोगों के बीच में, अपने लोगों के बीच में। वीएन झा साहब, आपके पास आ रही हूँ क्योंकि ये हादसा बहुत सारे सवाल छोड़कर गया है। आपने सुबह से ये खबर ज़रूर देखी होगी, बहुत सारे इफ एंड बट्स लग रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बीएसआर वेंचर्स का ये एक ऐसा चार्टर्ड प्लेन था लियरजेट सीरीज का कि इन्होंने कहा कि कोई तकनीकी खामी नहीं थी। लेकिन अगर हिस्ट्री उठाकर देख लिया जाए तो इसके पहले 200 क्रैशेस हुए हैं और अगर इन बीते 3 सालों की बात करें तो इस दौरान भी कई क्रैशेस हुए हैं। उसके बावजूद ये कहा गया कि कोई तकनीकी खामी नहीं है, तो फिर ये हादसा क्यों हुआ, ये बड़ा सवाल है। देखिए, विमान जब उड़ान भरती है, खास करके छोटे विमान, तो हादसाओं का एक सिलसिला है जो कि छोटे विमानों के पीछे है। आज के दिन में सिर्फ कमर्शियल एयरक्राफ्ट जो खास करके पैसेंजर एयरक्राफ्ट हैं, उसमें सेफ्टी रिकॉर्ड इतना बड़ा, इतना सेफ्टी का दायरा इतना बढ़ाया गया है कि वो कम होते हैं आजकल के हादसे। जो हमने एयर इंडिया का देखा था, आपने देखा किस तरह की उसकी प्रतिक्रियाएं हुई थी। और अपनी जो देश की एजेंसी है जो कि डीजीसीए है, डीजीसीए के अंदर में 2 एजेंसियां काम करती हैं, जिसमें से एक AAIB है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जो अभी फिलहाल जो प्रिलिमिनरी जांच हैं
वो करेगी, और उसके बाद डीजीसीए जो है वो अपनी टीम ऑफ इन्वेस्टिगेशन को वो भेजेगी उसमें, और सारे पक्ष उसके जांच करेगी, पूरा हर चीज का उसमें मुआयना होगा, यहाँ तक कि जो ब्लैक बॉक्स होगा उसका, जो जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होगा, ये सारी चीजें करके देखी। लेकिन जो सरसरी नजर में दिखता है लावनी, वो ये दिखता है कि वहां का विजिबिलिटी कम था। अब कम विजिबिलिटी में एयरक्राफ्ट वहां पे क्यों गया, तो इसका भी एक तरीका होता है कि देखिए, जितने पायलट होते हैं क्वालिफाइड पायलट, अब बहुत तरह के कैटेगरी होते हैं पायलट में, तो उस पायलट के हिसाब से विजिबिलिटी स्टैंडर्ड जो है वो जरूरी है। वो जो मिनिमम विजिबल स्टैंडर्ड होती है वो जरूर उसको उसको उसके कंसिडरेशन के अंदर में होगा, इसीलिए वो प्लेन लेके टेक ऑफ किया। दूसरा, अक्सर हम लोगों का ये ऐसा होता है कि जब प्लेस ए से प्लेस बी फॉग या ऐसे लोकल विजुअल डिटेरियोरेशन के चलते जाते हैं, तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि इतने आधे घंटे में या पौन घंटे में ये जो विजन व विजिबिलिटी वहां की है, अगर मान लीजिए पहले 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर है, तो बढ़ के 3.5 या 4 या 5 किलोमीटर हो जाएगा। ये नॉर्मल चीजें होती है। दूसरी, हम ऐसे प्लेन को हमेशा ऐसे इतना फ्यूल लेके चलते हैं कि आसपास में अगर मान लीजिए वो विजिबिलिटी कम हो गई, तो आसपास के जो एयरफील्ड हैं वहां पे हम डाइवर्ट करके प्लेन को वहां पे उतारेंगे। ये स्टैंडर्ड ऑपरेशन है। अब यहाँ पे जो लोगों ने देखा हुआ है, जो जो चीजें आपके भी मीडिया पे आई हुई हैं, वो ये देखा है कि प्लेन ने पहला एक मिस्ड अप्रोच लिया हुआ है, शायद उसको रनवे जो है वो एयर स्ट्रिप दिखा नहीं था, तो नीचे आके एक मिस्ड अप्रोच लिया हुआ है, फिर गो अराउंड उन्होंने किया हुआ, गो अराउंड करके तब जो लैंडिंग के लिए आई हुई है, वो लैंडिंग स्ट्रिप एक्चुअली वो रनवे के ऊपर नहीं था, किसी एक ऑब्स्ट्रक्शन लेवल के ऊपर में था, जहां पे कि प्लेन जो जो ऑब्स्ट्रक्शन से हिट की है, और उसके बाद ये आपने धमाका देखा। इस फ्यूल में, इस प्लेन में फ्यूल काफी था, क्योंकि इसको वापस भी आना था, और छोटे छोटे जो एयर स्ट्रिप होते हैं, जैसे बारामती हुआ या और छोटे से होते हैं, वहां पे रिफ्यूलिंग का बहुत अच्छा साधन नहीं होता है, तो इसलिए ये इतना फ्यूल लेके जाते हैं कि वहां से फिर से वापस आ सकें। यहां तक कि अगर डाइवर्ट भी करना पड़े तो डाइवर्शन के भी एयरफील्ड के लायक वो उनके फ्यूल होता है। तो इसीलिए जब क्रैश हुआ, जो आपने बॉल ऑफ फायर देखा था, वो इसलिए हुआ था कि वहां पे फ्यूल बहुत था। तीसरा, ये जो वीएसआर का एविएशन का जो है, ये एयरक्राफ्ट यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। यहाँ पे पिछले साल 23 में आपने ये देखा होगा, एक एक्सीडेंट हुआ था मुंबई में भी, लेकिन उसमें सब कोई सुरक्षित बच गए थे। इस प्लेन का आज तक 7 एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें से 3 जो थे उसमें सब बच गए थे, और 4 में सब मारे गए थे। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये मेक्सिको में हुआ है, ये यूएसए में हुआ है, और भी कुछ जगह में हुई है। तो ये प्लेन का रिकॉर्ड थोड़ा सा बहुत अच्छा सेफ नहीं है। और जब ये प्लेन बना था, तो इसमें जो पैरामीटर्स होते हैं लैंडिंग के लिए, जो कंट्रोल सरफेसेस होते हैं, उसका मॉडिफिकेशन भी हुआ था, उसमें रेक्टिफिकेशन भी हुआ था। और उसके बाद 2007 से जो प्लेन आए थे उसको बोलते हैं 45XR, लेयरजेट 45XR, लेकिन उसके भी एक्सीडेंट हुए हैं। तो प्लेन में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन वो उसको तभी FAA ने तभी इसको क्लियर किया हुआ है, सर्टिफाई किया हुआ है, जबकि वो सारे पैरामीटर को मीट किया हुआ है। अब आज जब वीएसआर एविएशन कहती है कि प्लेन में कोई खराबी नहीं थी, तो आप ये मान के चलिए कि प्लेन में कोई खराबी नहीं होगी, तभी जो पायलट है उसने सब कुछ देख के, सब कुछ लेके फिर वहां से चले हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज की कोई लास्ट कॉल भी नहीं गया। ATC को जब कोई एक्सीडेंट होता है तो कोई कॉल जाती है, मेडे की कॉल या किसी भी तरीके का कोई कॉल नहीं गया, यानी कि बहुत कुछ अगर ठीक था, तो फिर यही सवाल है कि आखिर लास्ट 20 सेकंड्स में आखिर हुआ क्या। समय आपके पास दोबारा लौटूंगी, लेकिन मेरे साथ क्योंकि सुरेंद्र स्वामी जी भी हैं और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से स्वामी जी ये हो जाती है, क्योंकि एक ऐसा साथी कहा जा रहा है कि खो दिया है महाराष्ट्र की राजनीति में लोगों ने, जो दिलदार और दमदार था, जिसका नाम ही विश्वास और विश्वसनीयता का प्रतीक था। और अब सवाल उठने लगा है कि अजीत पवार साहब अब नहीं है, तो फिर एनसीपी का क्या होगा? नहीं, देखिए, पहले तो हम भी इनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं देते हैं। उनको एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर लोग मानते थे महाराष्ट्र में। 40 साल की राजनीति थी, लोग उनसे जुड़े हुए थे, उनके कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए, उनके सपोर्टर्स की उनसे उम्मीदें थी। तो अचानक
जब पार्टी ये सोच रही हो कि अब हम लोग सत्ता में हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे सब काम होंगे, और ऐसे हालात में सडनली उनका लीडर चला जाए तो दुख होगा, उनकी उम्मीदें टूट जाएंगी, वो है। लेकिन ये तो कालचक्र है। अब प्रश्न ये है कि जितने भी रीजनल पार्टीज हैं, अब वो तो परिवारवादी पार्टियां ही हैं, सारी रीजनल पार्टीज मोर और लेस। एनसीपी भी उसमें कोई अपवाद नहीं है। तो अब दूसरी पार्टीज हो तो उसमें यह है कि भाई पार्टी कोई अपना लीडर चुन लेगी। अब यहाँ तो परिवार में से ही लीडर आना है। अब वो परिवार में से लीडर नहीं कौन तो वो होगा? परिवार कौन सा, क्योंकि यहाँ पर तो एनसीपी दो फाड़ हो चुकी थी और अजीत नहीं, पवार वही मैं साहब कह रहा हूं। नहीं, बहुत कोशिश में दोनों थे ही- कि एक हो जाए फिर से एनसीपी। नहीं लावनी जी, देखिए परिवार के ही दो हिस्से हो गए ना। उसमें एक अजीत गुट हो गया, एक शरद पवार गुट हो गया। परिवार, अजीत पवार भी परिवार गुट में ही रहे ना। उन्होंने भले ही पार्टी तोड़ ली तो इसका मतलब ये नहीं कि वो परिवारवादी पार्टी नहीं रही। अजीत पवार की ही पार्टी है वो, वहां शरद पवार की पार्टी थी, यहाँ अजीत पवार की पार्टी है। तो इन दोनों का अब मिलने की बात में था, वो चाह रहे थे कि पार्टियां मिल जाए, लेकिन ये तो उन्होंने कभी नहीं चाहा था। कोई ऐसा उनका स्टेटमेंट भी नहीं है कि भाई मिलने के बाद मैं एनडीए ये जो महायुति को छोड़ दूंगा, या लोग तो इस तरह की खबरें दे रहे थे कि भाई ये मिल जाएंगे और सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री बन जाएंगी और वो राज्य संभालेंगे। खैर वो, अब प्रश्न ये है कि जब अजीत पवार ने अपने इतने दिग्गज चाचा से विद्रोह करके और अपनी पार्टी बनाई अलग से, तो उनका वर्चस्व था, तभी उन्होंने बनाई। उनके पीछे लोग थे, कार्यकर्ता थे, जनता का उनको समर्थन था, तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। अब वो वापस पार्टी की बागडोर अजीत गुट शरद पवार गुट को तो नहीं दे सकता, मेरा अपना ये मानना है। तो अब इसमें कौन होगा? तो अब इनके ही परिवार में से कोई आएगा, या तो उनकी पत्नी ही संभालेंगी इसको, तो हो सकता है वही बन जाए। क्या ये जो फिर क्या है, वो उपनाम डिप्टी- पवार है, ये सरनेम पवार है, उसके बिना हम एनसीपी की कल्पना कर सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं। देखिए परिवार में अब 40 साल की राजनीति है, तो ऐसा नहीं होता ना परिवारवादी पार्टी में कि भाई अजीत दादा के बाद कोई किसी की कोई मान्यता ही नहीं हो। अभी जैसे आप बिहार का उदाहरण ले लीजिए, वहां नीतीश कुमार के बेटे को बार बार जेडीयू वाले कहते हैं कि भाई आप उनको लाइए, निशांत को लाइए। तो यहाँ पर भी इनके पास 2-3 ऑप्शन है जो आप दिखा भी रहे, या तो उनकी पत्नी ही इसको संभाल लेंगी, या उनका जो बेटा पार्थ है वो लेगा, या उनका जो भतीजा है रोहित, जिसके लिए कहते हैं कि वो उनसे काफी क्लोज था और पॉलिटिकली उनके साथ था, बिल्कुल, या वो संभालेगा। तो मुझे ये लग रहा है संभावना इस बात की है कि उनकी पत्नी को ही ये जिम्मेदारी अब संभालनी होगी। बिल्कुल, और भावनात्मक वही रूप उस से पार्टी भी, को आगे लेकर बिल्कुल चलेंगे। भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। तो एक विमान हादसा और इस हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन अपने आप में बहुत सारे सवाल, बहुत सारे झटके छोड़कर गया है। और इन सब के बीच ग्राउंड जीरो पर सुदर्शन की टीम पहुंची हुई, सुदर्शन न्यूज की टीम जब वहां पहुंची तो सहयोगी दीपक चौहान ने जो अपनी नजरों से देखा वो आपके सामने एक रिपोर्ट के रूप में अब हम रखने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री अजीत पवार का जो विमान हादसा है इसी बारामती के इस एयरपोर्ट के पास ही हुआ है। अब देख सकते हैं जो जिस विमान में अजीत पवार और अन्य उनके साथी जो इसमें सवार थे उनका यहाँ पर ये हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं जो चार्टर प्लेन है, जो VSR कंपनी का जो चार्टर था, वो चार्टर प्लेन की जो अवस्था आप देख सकते हैं पूरे तरीके से यहाँ पर जलकर खाक हो चुकी है, क्योंकि ये इतना बड़ा हादसा था। जब ये विमान क्रैश हुआ तब एक बहुत ही बड़ा स्फोट जो है वो यहाँ पर हुआ था। कई जो बस्ती के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर भागते हुए आए, लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्य की बात है उनके पास कोई संसाधन न होने की वजह से, क्योंकि आग इतनी बड़ी थी जिसके कारण जो है वो आग बुझा नहीं पाए। लेकिन कुछ दूरी पर जो है ये बारामती का एयरपोर्ट है, ये रनवे है, लेकिन जैसे ही ये प्लेन क्रैश हुआ, जैसे ही वहां पर जो ये लगा कि कुछ तो भी गड़बड़ है, लेकिन वहां पर से कुछ गाड़ियां जो है वो यहाँ पर आई, कुछ अग्निशामक की गाड़ियां है, कुछ जो फायर के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे। तब इतनी बड़ी आग इस प्लेन को लग चुकी थी, क्योंकि
यहाँ पर जो हादसा हुआ, जब प्लेन यहाँ पर टकराया, जब उसका जो स्फोट हुआ, वो भी सीसीटीवी कैमरा में जो है वो यहाँ पर जो कुछ बाजू में जो होटल्स है उसके सीसीटीवी कैमरा में जो है वो कैद हो चुके थे। लेकिन यहाँ पर अजीत पवार जी, इनका जो प्लेन जो है जो मुंबई की दिशा से जो है वो बारामती की दिशा में आ रहे थे। लेकिन ये जो इसी धाव पर जो रनवे है, उस रनवे पर जो है वो प्लेन जो है वो यहाँ पर लैंड होने वाला था। लेकिन लैंड होने के पहले ही इस प्लेन का जो है वो हादसा हो चुका। लेकिन इस हादसे में दुर्भाग्य की बात है कि जिसमें 6 लोग जो सवार थे, उन 6 ही लोगों की मौत यहाँ पर हो चुकी है। और ये इसी हादसे को लेकर ये हादसा क्यों हुआ, कैसा हुआ, इसकी तो जांच फिलहाल होगी ही। लेकिन यहाँ पर जो है बचाव कार्य के लिए पुलिस प्रशासन हो या एनडीआरएफ हो या यहाँ पर फॉरेंसिक लैब जो है, फॉरेंसिक लैब के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। उनके द्वारा भी पूरे तरीके से जांच पड़ताल चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनडीआरएफ के भी जवान हैं, पुलिस प्रशासन जो है पूरे तरीके से यहाँ पर तैनात है। लेकिन यहाँ पर ये जो हादसा है, इस हादसे को लेकर जो है काफी शोक यहाँ पर जो है जताया जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र ने एक बहुत ही बड़े नेता को आज खोया है। क्योंकि ये जो नेता था, जैसे कि अजित पवार, सभी जनमानस तक जो है उनका एक बहुत ही अच्छा व्यवहार था और उसी व्यवहार को लेकर जो है अजित पवार की पहचाना जाता था। क्योंकि सुबह ये ऐसे नेता थे क्योंकि जिनकी सुबह 6 बजे से दफ्तर शुरू होती थी, रात को 10 बजे तक वो जो है जनता के बीच में रहने वाला ये नेता जो है आज महाराष्ट्र ने खोया है। क्योंकि अजित पवार जो थे, उनकी जो कार्य पद्धति थी, जो शैली थी, जो हर व्यक्ति जो है उनके पास कोई भी काम लेकर जाएंगे तो वो खाली हाथ वापिस नहीं आता था, ऐसी उनकी एक छवि थी। लेकिन आज उस नेता को जो है जनता ने, महाराष्ट्र ने जो है वो खोया है। ये जो हादसा है ये इतना भयानक हादसा था, जिसमें इसका जो स्फोट है, जो फ्यूल था, उस फ्यूल का इतना बड़ा स्फोट जो है, जो सीसीटीवी में भी दिखाई दिया। अभी कुछ ही देर में जो है यहाँ पर फॉरेंसिक जो एविएशन एक्सपर्ट की जो टीम है, उस टीम भी कुछ ही देर में जो है वो यहाँ पर पहुंचेगी। और ये जो विमान का हादसा किस तरीके से हुआ, कैसा हुआ, क्या तकनीकी खराबी आई थी, इसमें जो ब्लैक बोर्ड लगाया होता है, वो ब्लैक बोर्ड भी यहाँ पर जो है वो भी उसकी भी जो जांच है वो यहाँ पर होगी। अभी ये ब्लैक बोर्ड मिलने के बाद ही जो है इस हादसा की जो पूरी जो जानकारी है वो यहाँ पर सामने आएगी। लेकिन अब देख सकते हैं जो अजीत पवार जी को मानने वाले और उनके जो अपना नेता कहने वाले जो लोग हैं, आज हर व्यक्ति के चेहरे पर जो है काफी निराशा दिखाई दे रही है। पुणे, मुंबई से लेकर बारामती तक जो लोग हैं, किसी लोगों के आंखों में आंसू दिखाई देते हैं। तो कई लोग जो है आज अजित पवार जाने के बहुत ही दुख जो है वो सभी पूरा महाराष्ट्र जता रहा है। क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री जो या उप मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ पर जो है पहुंचे हैं और कुछ ही देर में जो है वो अस्पताल जाएंगे और अजित पवार के पार्थिव का यहाँ पर दर्शन करेंगे। लेकिन कल जो है अजित पवार के पार्थिव के ऊपर जो है अंतिम संस्कार भी किए जाएंगे। लेकिन बात ये होती है कि जो जनमानस में रहने वाला इतना बड़ा नेता आज इस विमान हादसे में जो है वो महाराष्ट्र को छोड़कर यहाँ से चला गया। और साथ ही उनके साथ जो 5 लोग भी थे, जो पायलट थे, उनकी भी जगह पे मौत हो चुकी है। और अगर थोड़ा सा भी टाइम, अगर पायलट को थोड़ा सा भी वक्त मिलता तो वो जो विमान है वो इसी रनवे पर जो है वो लैंड होने वाला था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक ये हादसा यहाँ पर हो चुका है। और राज्य के मुख्यमंत्री भी अभी पहुंचे हैं यहाँ पर, शरद पवार जो है उनके पूरे परिवार के साथ बारामती एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। वो भी अभी अस्पताल के ओर जा रहे हैं सभी लोग। और आज अजित पवार जी का वो भी अंतिम दर्शन कर रहे हैं। लेकिन कल अजित पवार के पार्थिव शरीर पर यहाँ पर इसी बारामती में अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन आज जितने भी सड़कें हैं, सभी सड़कों पर जो लोग हैं अजित पवार को उनका अंतिम दर्शन करने के लिए जो है वो बारामती की दिशा में आ रहे हैं। बारामती की तरफ आप देख सकते हैं ये जितनी भी जो वाहने हैं वो बारामती की ओर आ रही है। और कई जो लोग है, ये हादसा क्यों हुआ, कैसा हुआ, ये हादसा की जो स्पॉट है उस स्पॉट पर पहुंचकर वो लोग भी देख रहे हैं। लेकिन इस स्पॉट पर पे जो है वो पूरे तरीके से यहाँ पर सील किया गया है। यहाँ पर कुछ ही देर में जो है
एविएशन एक्सपर्ट टीम जो है वो पहुंचेगी और वो पूरी तरीके से यहाँ पर जांच की जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र ने एक बहुत ही बड़ा नेतृत्व और बहुत ही बड़ा एक नेता जो जनमानस के साथ जिनकी जो आस्था जुड़ी हुई थी उस नेता को आज खोया है। और उस नेता के लिए जो है आज सभी जो जनता है, सभी जो जितने भी उनके जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि अजीत पवार जो है आज सुबह ही जल्दी मुंबई से बारामती के लिए निकले थे, क्योंकि आज वो इसी बारामती शहर में जिला परिषद पंचायत समिति के जो चुनाव चल रहे हैं उस चुनाव के लिए जो है वो कई जनसभाओं को आज संबोधित भी करने वाले थे। लेकिन उसके पहले ही विमान का लैंडिंग होने के पहले ही ये हादसा हुआ है। अभी इसका जो कारण जो है वो भी सामने आएगा, वो ब्लैक बोर्ड को भी यहाँ पर ढूंढा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य के मुख्यमंत्री हो, राज्य के उप मुख्यमंत्री हो, उनके द्वारा और देश के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो या उप राष्ट्रपति हो, सभी द्वारा जो है यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जी हो, सभी द्वारा इस घटना का बहुत ही शोक, इस घटना को लेकर जो है शोक जताया जा रहा है। लेकिन आज अजीत पवार के जाना ये महाराष्ट्र के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका माना जा रहा है। कैमरा पर्सन विकास के साथ दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज। तो अजीत पवार का जाना महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा झटका। दीपक चौहान की ये आपने विस्तारित रिपोर्ट देखी। हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी सर जुड़े हुए हैं लगातार। स्वामी जी, एक महत्वपूर्ण बात अगर आपने देखी हो, सुनी हो, और हम लोग भी ये बात करते हैं और दीपक ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि गजब की एनर्जी अजीत पवार साहब में थी। मतलब उनकी एनर्जी को कॉम्पीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। सुबह 6 बजे से रात के 10-11 बजे तक काम करना, फिर अगले दिन 6 बजे उसी जज्बे के साथ, उसी जोश के साथ काम पर निकलना, मतलब अपनी जनता के बीच में जाना, अपने गढ़ में जाना। ये जो तरीका था, ये जो काम करने की ललक, ये जो सेवा भाव था, क्या उसी ने अजीत पवार को अजीत दादा बना दिया? नहीं, ये तो निश्चित है। सभी लोग इस बात को मानते हैं महाराष्ट्र में कि वो पूरी पार्टी को एक परिवार की तरह देखते थे और हर कार्यकर्ता से मिलना, उसकी समस्याओं को सुनना, फिर उसे सुलझाने की कोशिश करना, और कोई भी काम करना है तो उसकी डिलीवरी करके देना, कोई भी योजना बनी है तो उसको देखना कि वो उसी हिसाब से सब लोगों पे पहुंचे। तो ये तो, और पूरी मेहनत करना, कार्यकर्ताओं के बीच में रहना, हमेशा फील्ड में रहना, ये नहीं कि भाई आपका इलेक्शन हो गया, चुन के आ गए तो आप घर में बैठे रहिए। तो यही उन्हें एक लोकप्रिय नेता बनाया। और इसी लोकप्रियता की वजह से जब उन्होंने पार्टी तोड़ी तो उन्हें इतना ज्यादा समर्थन मिला, क्योंकि सब लोग यही समझते थे कि वो तो अजीत दादा को ही जानते हैं, अजीत दादा ही उनकी उम्मीद है, अजीत दादा से ही उनका भविष्य जुड़ा हुआ है। तो उनकी जो एक पब्लिक लीडर जिसको हम बोलते हैं कि एक पब्लिक लीडर वो है जो पब्लिक के बीच में रहता है। तो अगर एक पब्लिक लीडर पब्लिक के बीच में रहता है, उनके काम करता है, उनकी सेवा करता है और उनको परिवार मानता है, तो उसे परिवार का प्यार मिलता है। और इसीलिए आप देख रहे हैं इतनी भीड़ है, इतने लोगों को दुख है, लोग रो रहे हैं, लोगों की उम्मीदें एक झटके में टूट गई हैं। तो वो स्थिति तो वहां बनी है। लेकिन अब ये है ना कि जैसे आपसे बात कर रहे थे कि भाई अब वो तो चले गए ना, अब तो आगे ही चलना है। पार्टी को इससे आगे निकलना होगा ना। अगर पार्टी इस दुख से उभर के और आगे चल के अपने जिस मंतव्य के लिए पार्टी बनी है, अगर उसको आगे नहीं बढ़ाएगी, उसके लिए काम नहीं करेगी, और तो नेतृत्व की तो उतनी कमी हमेशा सबको खलेगी। आप कोई रातों रात तो कोई अजीत पवार नहीं बन जाएगा ना, उसमें तो टाइम लगेगा। बिल्कुल ठीक है आपने कि रातों रात कोई अजीत पवार नहीं बन जाएगा, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी एक बड़ा सवाल ये है, एक तरफ पार्टी है, दूसरी तरफ सरकार भी है, क्योंकि सत्ता पक्ष में भी देखिए एनसीपी साथ है और साफ तौर पर डेप्यूटी सीएम, 2 डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे साहब और अजीत पवार थे। लेकिन अब क्योंकि एक पद तो खाली हो गया, वहां पर वो चेहरा क्या होगा? क्या वो प्रफुल्ल पटेल साहब का भी चेहरा हो सकता है? ये भी चर्चा शुरू हो चुकी है। सुरेंद्र जी, नहीं देखिए, मुझे जो लग रहा है कि देखिए, पार्टीवादी पार्टी में आप पार्टी की कमान किसी और को नहीं दे सकते। उन्हें केंद्र में मंत्री बनाना एक अलग विषय है, और पार्टी में डिप्टी सीएम देकर के महाराष्ट्र की राजनीति में उनके हाथ में सत्ता सौंपना एक अलग विषय है।
तो मुझे जो अपना मेरा मानना ये है कि चूंकि उनकी पत्नी ऑलरेडी राज्यसभा में है और उनका एक अपना भतीजा है, बेटा है, भतीजे और बेटे की वजह से अब एक ही होता तो उसमें से किसी को वो आगे बढ़ा सकते थे। तो मुझे लग रहा है कि पार्टी यही चाहेगी इस समय कि वो खुद पार्टी की कमान संभालें और खुद डिप्टी सीएम का पद लें, ताकि पार्टी पर, देखिए आप सत्ता में है, डिप्टी सीएम है, हाँ। तो पार्टी को जोड़ के रखना आसान होता है। अपने लोगों को जो जिनकी उम्मीदें अजीत दादा से थी, उन उम्मीदों को आप संभाल सकती हैं। बिल्कुल, उन उम्मीदों को संभाल के रखने की बिल्कुल एक बड़ी जिम्मेदारी, और ऐसा लग रहा है कि सुनेत्रा पवार ही इस जिम्मेदारी का वहन वास्तविक रूप में सही तरीके से कर पाएंगी। और इसीलिए इस पर अब जो तमाम तरीके की जो आकलन है और तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं वो आनी शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र स्वामी जी, आप हमारे साथ जुड़े। वीएन झा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए थे और विजय रणदिवे मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े थे, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुल मिलाकर आज जो हुआ है वो अपने आप में महाराष्ट्र की राजनीति को एक बहुत बड़ा झटका देके गया है, क्योंकि एक ऐसा सितारा जो महाराष्ट्र की राजनीतिक फलक का चमकता हुआ सितारा था, जिसने सिर्फ अपने काम से ही लोगों का दिल नहीं जीता बल्कि अपने भाव से भी जीता। और यही भाव उनको इस दिशा में भी लेकर आगे जा रहा था कि बहुत हो गया, एनसीपी जो बट गई थी अब उसे एक लाने का वक्त आ चुका है। और बीते दिवाली पे जिस तरीके से पूरा परिवार जो एकजुट हुआ था, उस वक्त भी ये लग रहा था कि अजीत पवार साहब इसके केंद्र बिंदु में होंगे और एक बार फिर से परिवार एक होता हुआ एक एनसीपी नजर आएगी और इसके प्रणेता अजीत पवार बनेंगे। लेकिन अब क्योंकि अजीत पवार साहब अब नहीं है, हादसे का शिकार हुए हैं, अब इसके बाद क्या होगा इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं, तमाम चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इन सब के बीच में कल 11 बजे उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है और इन सब के बीच में सिर्फ और सिर्फ अजीत दा पीछे छोड़ गए हैं वो दर्द, वो दुख जो भरने से भी शायद ही भर पाए। रणक्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।